बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आज की मेरी जो वीडियो है वो पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियत जो किसी तारुफ की मुहताज नहीं है, हर बच्चा बूढ़ा उनके नाम से, उनके कामों से उन्हें पहचानते हैं। तो चलिए उनके बारे में मज़ीद जानते हैं। बेनज़ीर भुट्टो का तारुफ और उनके पहले इब्तदाई दौर के बारे में बात करेंगे। 21 जून 1953 कराची में जुल्फ़कार अली भुट्टो और नुसरत भुट्टो के घर बेटी पैदा हुई। जुल्फ़कार अली ने अपनी बेटी का नाम अपनी बहन की निस्बत से बेनज़ीर रखा। वो अपनी इस लाडली बेटी को पिंकी कहकर पुकारते थे। बेनज़ीर भुट्टो ने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। 1973 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमरीका से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में दाखिला लिया और वहाँ से फ़लसफ़ा, सियासत और माशियात में ग्रेजुएशन की। बेनज़ीर भुट्टो दौरान तालीम ऑक्सफोर्ड तकरीरी यूनियन की सदर भी मुंतखब हुई। वो इस ओहदे पर मुंतखब होने वाली पहली एशियाई खातून थीं। 1977 में तालीम मुकम्मल करने के बाद वतन वापस लौटी। उनके वालिद जुल्फ़कार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई तो बेनज़ीर को हिरासत में ले लिया गया। 1979 से 1984 तक का अरसा बेनज़ीर भुट्टो ने मुख्तलिफ जेलों में गुजारा। इसी दौरान उन्होंने 10 माह की कैद तन्हाई भी काटी। इसके बाद अपने वालिद की जानशीन भी ठहरी और पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बन गई। 1984 में रहा होने के बाद 2 साल के लिए इंग्लैंड चली गई। अगस्त 1985 में वतन वापस लौटी अपने भाई की तदफीन के लिए। अप्रैल 1986 को बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट पर लाखों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। वापसी के बाद उन्होंने पूरे पाकिस्तान में रैलियां मुनक्कद की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में उभरती हुई नज़र आई। और 17 फरवरी 1987 के रोज़ बेनज़ीर भुट्टो की शादी आसफ़ अली जरदारी से हुई। बेनज़ीर भुट्टो की शादी की तकरीब पीपल्स पार्टी का गढ़ लियारी में निकाह किया, जिसमें खुले आम आवाम भी शामिल थी और स्टेज पर जियो भुट्टो के नारे भी लगते रहे और पीपल्स पार्टी के तराने भी बजते रहे। बेनज़ीर भुट्टो की इस अवामी शादी ने लोगों के दिलों को जीत लिया। 17 अगस्त 1988 को भुट्टो फैमिली के सबसे मुखालफ जनरल ज़ियाउल हक एक त्यारे हादसे में जान बहक हो गए। 1985 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन का बाइकाट किया, लेकिन 16 नवंबर 1988 के इंतखाबात में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और इनकी पार्टी अक्सरियत के साथ कामयाब हुई और 2 दिसंबर 1988 को उन्होंने पहली खातून वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ उठाया। सदर गुलाम इसहाक खान ने आपसे वज़ारत उज़्मा का हलफ लिया। सबसे पहला काम जो उन्होंने बहसीयत वज़ीर आज़म किया वो सियासी कैदियों को रहा करने का हुक्म था। वो और जिन मुजरमों को सज़ाए मौत के हुक्म सुनाए गए थे, इनकी इस सज़ा को उम्र कैद की सज़ा में तब्दील कर दिया। 12 दिसंबर 1988 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल किया और 1 साल 8 माह और 3 दिन की वज़ारत उज़्मा के बाद सदर गुलाम इसहाक खान ने 8वीं तरमीम को इस्तेमाल करते हुए 6 अगस्त 1990 को चंद इल्ज़ामात आयद करके और अपने स्वाबिदीदी अख्तियारात को बरोकार लाते हुए इन्हें बरतरफ कर दिया। 3 दिसंबर 1988 को कौमी असम्बली में मलक महाराज खालिद को स्पीकर और मिसिस अशरफ अब्बासी को डिप्टी स्पीकर मुंतखब कर लिया गया और वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने के 10 दिन बाद यानी 12 दिसंबर 1988 को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट भी हासिल कर लिया। 3 दिसंबर 1988 को सदारती इंतखाब भी मुकम्मल हुआ और जनाब गुलाम इसहाक खान पार्लियामेंट और चारों सूबों की असम्बलियों के अक्सरियती वोटों से सदर मुंतखब हो गए। 15 दिसंबर 1988 को बलूचिस्तान के गवर्नर ने सूबाई असम्बली तोड़ दी, लेकिन बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने अपने तारीखी फैसले के साथ उसे बहाल कर दिया। 24 दिसंबर 1988 को मिस्टर वसीम सजाद सेनेट के चेयरमैन मुंतखब हो गए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर सरफराज होने को बैरूनी ममालिक ख़ास तौर पर मगरबी ममालिक ने बहुत सराहा। कई ममालिक ने मोहतरमा को इमदाद देने का वादा भी किया क्योंकि वो मुंतखब होकर बरसर इक़्तिदार आई थीं और इनके इंतखाब पर जमहूरियत को फ़रोग़ हासिल हुआ था।
وہ پہلی خاتون وزیر اعظم بنی تھیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے جب حکومت سنبھالی تو انہیں کئی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جیسے داخلہ پالیسی، کالا باغ کا ڈیم کا مسئلہ تھا، سیاچن گلیشیئر، ڈارک مافیا، خارجہ پالیسی، پارٹی کی تنظیم نو، ضمنی انتخابات اور نواز شریف کے ساتھ ناروا سلوک۔ چوتھی سارک سربراہ کانفرنس 29 دسمبر 1988 کو ہوئی، جس میں پاکستان کی نمائندگی پاکستان کی وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو نے کی۔ اجلاس کا افتتاح تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ اس کے بعد شاہ نیپال نے، جو تیسری سارک سربراہ کانفرنس کے چیئرمین تھے، وزیر پاکستان محترمہ بینظیر بھٹو کو نیا چیئرمین منتخب کرنے کا اعلان کیا۔ سارے سارک ممالک کے سربراہوں نے مرحوم جنرل محمد ضیاء الحق کو ان کی سارک ممالک کے لیے خدمات انجام دینے پر خراج تحسین پیش کیا اور محترمہ بینظیر بھٹو کو ملک میں جمہوریت کے نفاذ پر مبارکباد پیش کی۔ اپریل 1979 کو محترمہ بینظیر بھٹو نے بحیثیت وزیر اعظم پاکستان پشاور میں پیپلز ورکس پروگرام کے پہلے مرحلے کا اجرا کیا۔ اس افتتاحی مرحلے پر محترمہ نے اس بات کا اعادہ کیا: ہم عوام کی فلاح و بہبود پر یقین رکھتے ہیں اور جلد از جلد اس پروگرام کے تحت عوام کے مسائل کا حل کیا جائے گا۔ میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔